सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, आदाब है, सलाम है, मैं करता हूं। और आज हम बताने जा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल, अनंत हल और कोई हल नहीं होता है। इसका जो आप कंडीशंस लाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कहां से आता है? आज मैं उसको प्रूफ करके बताऊंगा कि वो कंडीशंस आता कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 अनंत हल के लिए होता है। ये आखिर होता कैसे, इन चीजों को आज हम प्रूफ करके जाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियोज के साथ। मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, आपने वर्ज गुणन विधि में क्या देखा होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। आपने वर्ज गुणन विधि में देखा होगा कि x बटा a, x के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं एक बार बता देता हूं। a b c a b d e f d e, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यहां तो x बट्टा का क्या देखा होगा अपने, बी एफ माइनस सी ई इज इक्वल टू वाई बटा सी डी माइनस का ए एफ एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई माइनस का बी डी। ये आपने देखा होगा ब्रज गुणन विधि से। हमने ये लाया था कहां से, तो ब्रज गुणन विधि से। इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिएगा, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक्स बट्टा का बी एफ माइनस सी ई और ये इक्वल करते हैं हम लोग 1 बटा ए ई माइनस का बी डी। क्या इसको यहां लिया जा सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल लाया जा सकता है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, बी एफ माइनस का सीई। अब ये कैसे आया मैं आपको बता दिया हूं, क्योंकि ये ब्रजगुणन विधि से आया। और इसी प्रकार से अगर दोस्तों y को हम करना चाहें तो यहां से y का भी वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा सी डी माइनस का, ये ऊपर जा रहा है, ए एफ बटा ए ई माइनस का बी डी। बड़ी बारीकी से समझिएगा इसको, बहुत ही टफ है। अब एक बात और बताइए हमको, ए माइनस बी डी दोनों में है, सिर्फ न्यूमरेटर्स जो है हमको चेक करना है। अब देखिएगा एक चीज, किसी नंबर में अगर हम जीरो से भाग दे और किसी जीरो में नंबर से भाग दे तो वो क्या होगा रिजल्ट, और ये क्या होगी रिजल्ट। हमने बताया साइन जीरो कितना होती है, साइन 0 डिग्री, और नीचे होता है कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है, और ये होती है टेन 0 के बराबर। टेन 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 में किसी नंबर से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। किसी नंबर से भाग देने पर वो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है, तो दैट इज इक्वल टू 0। और किसी 0 से भाग देने पर वो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। तो मैं आपको बता देता हूं एक बात कि यहां पे अगर अनडिफाइंड हल आएगा, अनंत हल आएगा, कब आएगा, जब उसमें 0 से भाग दिया जाएगा। अगर किसी नंबर से 0 को छोड़ के अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए, 0 को छोड़ के अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए तो वो जो होगा केवल एक हल देगा। सिर्फ क्या करना है आपको, 0 नहीं लेना है, 0 को छोड़ देना है, यानी 0 डज नॉट कर देना है। तो एक हल के लिए क्या करना है, एक हल के लिए, एक हल के लिए अनंत के लिए क्या होगा, अनंत हल तब होगा जब किसी नंबर में हम लोग 0 से भाग देंगे, यानी निचला वाला 0 तो अनंत हल और निचला वाला कोई नंबर तो एक हल। तो एक हल के लिए ए ई माइनस का बी डी डज नॉट इक्वल टू कितना, 0। सो ए ई माइनस बी डी डज नॉट इक्वल टू, और यहां से कर सकते हैं क्या, ए बटा का डी बराबर बी बटे का ई। ए बटे का डी या ए बटे का डी, यहां से डी यहां लाया, बी यहां लाया और फिर ई यहां लाया। तो अगर एक हल होता है इस सिचुएशंस में ये आती है। एक हल के लिए ये 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अनेक हल के लिए, अनेक हल कब आएगा, जब यहां से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। किसी नंबर में 0 से भाग, वो अनेक हल देगा। तो इसीलिए अनेक हल के लिए ए ई माइनस के बी डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से आ जाएगा, इसीलिए ए ई माइनस बी डी इक्वल टू 0, तो ए ई बराबर का बी डी, और यहां से आ जाएगा ए बटा डी बराबर बी बटा का ई। ये सिचुएशंस आ जाएगा। अच्छा, ये तो सिचुएशंस आ गया, लेकिन एक चीज और बताइएगा, हमने यहाँ पे एक समीकरण, ये दो समीकरण कहां से लाया था, तो हमने समीकरण लाया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, यहां से लाया था। अब यहां पे एक और कंडीशन बनता है, सी और एफ के बीच कंडीशंस क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि सी बटा एफ इसके बराबर हो जाए, बराबर, और हो सकता है कि सी बटा एफ डज नॉट बराबर, यानी बराबर न हो,
बराबर ना हो। दोस्तों ये दो ही कंडीशन से बच सकता है, ये दोनों के बराबर या तो c बटा f हो जाएगा या ये दोनों के बराबर c बटा f नहीं होगा। अगर दोनों के बराबर करते हैं तो यहां से आ जाएगा a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, और इसको मान लेंगे हम लोग k। क्या मान लेंगे? k मान लेंगे। अब आइएगा इसको साबित करते हैं कि अगर ये बराबर हो गया तो इस फॉलो को करता है कि नहीं करता है, तब हम बताएंगे आपको। चलिए नाउ चलिए अब चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a के मान निकालना होता है a बटा d बराबर k, तो a बराबर d के, तो a के जगह पर d के x प्लस b के जगह पर e के y प्लस c के जगह पर कितना f के इज इक्वल टू 0। अच्छा x यहां से k कॉमन कीजिएगा तो dx प्लस k कॉमन किए तो ey प्लस क्या कितना f, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मान क्या है? इसका मान जो है अपने पास इसके बराबर आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम चेक करते कि c बटा f बराबर अगर नहीं हो तब क्या कंडीशंस आएगा। तो हमने यहाँ पे चेक कैसे किया? नाउ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a के जगह पर बराबर नहीं होने के लिए तो a के जगह पे हम क्या मान रखेंगे? तो a बराबर हो जाएगा dk, a बराबर dk प्लस b के जगह पर क्या रखेंगे? तो b बराबर ek प्लस c के जगह पर क्या रखेंगे? तो c बराबर f के बराबर नहीं हो 0 के, क्योंकि c बटा f क्या है? बराबर नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे? x है और यहाँ पे y है। चलिए एक के सब है के कॉमन कर लीजिए, तो dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू नॉट 0। तो अब यहां से आप क्या पाते हैं कि dx प्लस ey प्लस f डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन यहां नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका कोई हल होगा ही नहीं। x का वह मान y का वह मान जो दोनों को सेटिस्फाई करता है उसके लिए उसका हल होता है, और यहां पे क्या हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? एक हल हो जाएगा। एक बार मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली आपको लिख कर बता देता हूं। अगर आपको प्रूफ करने की बात है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करते हैं इन चीजों को देखिएगा। एक हल के लिए क्या करना है? इन चीजों को देखिएगा। एक हल के लिए कंडीशंस हो जाएगा कितना? a बटे डी डज नॉट इक्वल टू b बटे ई, a बटे डी डज नॉट इक्वल टू b बटे ई। चलिए अनेक हल के लिए तीनों बराबर a बटे डी बराबर b बटे ई बराबर c बटे f। अब आइएगा तीसरा कंडीशंस क्या होता है? कोई हल नहीं के लिए a बटे डी बराबर b बटे ई डज नॉट इक्वल टू c बटे f। तो ये आपका शर्त 3 होता है, और तीनों मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि कैसे होता है। एक हल के लिए कितना? a बटे डी डज नॉट इक्वल टू b बटे ई। अनेक हल के लिए तीनों बराबर, और कोई हल के लिए नहीं, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। तो मैं उम्मीदें करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, और मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज में, और आपको बताएंगे संगत हल, असंगत हल, विरोधी हल, अविरोधी हल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये क्या होता है, तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। तब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।